बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर हमारे अजीज़ दोस्त और पूरे पॉलिटिशियन के जानी मानी हस्ती माननीय राज राजापुरकर साहब का इस कार्यक्रम के ऊपर आने के लिए मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद ये है कि राजपुरकर साहब को बुलाने का एक ही है, ये शरद पवार गढ़ की पार्टी से रिलेटेड है लोग और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद पर ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं। और राजा राजपुरकर सर को मैंने बहुत सालों से देखा है, जब से ये राजकारण में है कभी इन्होंने कास्ट विजन किसी के साथ नहीं किया और सभी धर्मों को साथ में लेके सभी समाज के लोगों को साथ में लेके ये आज तक चल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई और इनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई कि सर कोल्हापुर शहर के अंदर जो गाज़ापुर है उसके अंदर कुछ समाज कंटकों ने वहाँ पे अफरा तफरी मचा दी थी, जिसके चलते हमने राजा राजपुरकर सर के मार्फत शरद पवार साहब को एक निवेदन भी दिया था कि राजा राजपुरकर सर, हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे ऐसी समाज कंटकों ने हरकत की है, इन पर उचित कार्रवाई करो बोल के। तो हमारे इस निवेदन के ऊपर राजा राजपुरकर सर ने विशालगढ़ जाकर पूरी तफ्तीश लेकर उस वहाँ पर अल्पसंख्यकों पे जो भी अन्याय हुआ और पूरी ताकत लगाकर इन्होंने वहाँ जाकर पूरी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की जो सोए हुए थे उनको जागे करके उन पर कार्रवाई करके आए हैं, जिसके चलते इनके इस काम के वजह से आज इनको उलमा बोर्ड के कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जानिब से मुतवल्ली विंग औरंगाबाद शहर महिला अध्यक्ष पद पर औरंगाबाद शहर की जानी मानी सोशल वर्कर और संजय नगर बाईजीपुरे के माजी नगर सेविका नूरजा बेगम रहमान खान, इनकी आज नियुक्ति की गई और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गढ़ राजा राजपुरकर सर, जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी सेल के हैं, इनके मौजूदगी में इनको यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसी के साथ हमारे साथ उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष जनाब शेख आसिफ शेख महबूब साहब और एडवोकेट हमारे जिशान जैदी साहब, उसी के साथ हमारे उलमा बोर्ड के शेख गुलाम कादिर साहब और उसी के साथ हमारे मीडिया सेल के सैयद अहमद साहब, शेख मुकीम भाई और हमारे रामदास लोकरे सर, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और तमाम उलमा बोर्ड के मेम्बर की यहाँ बहुत तादाद में मौजूदगी थी, जिसके चलते ये प्रोग्राम रखा गया। किस पोस्ट पर इनकी नियुक्ति की गई? नूरजा रहमान खान बाजी की औरंगाबाद मुतवल्ली विंग शहर महिला अध्यक्षा पद पर इनकी नियुक्ति की गई। और आज तो राजा राजपुरकर सर आए हुए हैं और ये महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष है। इनसे हमारा बहुत लगाव है, क्योंकि मुतवल्ली विंग के अंदर पूरे दरगाह आते हैं, मस्जिदें आती हैं, और जो खादिम खुद्दाम पीरजादे जो गवर्नमेंट ने उनको जिया दिया है, उनका एसआर नंबर 339 है, जो कि ये ओबीसी में आते हैं। इनकी भी बहुत सी समस्या है, इनके कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है और इनको, और उसी की तरह ओबीसी वालों को जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको प्रमोशन नहीं है सर, ओबीसी वालों को तो उनको प्रमोशन भी मिलना और उनको हर ओबीसी वालों को फैसिलिटी मिलना। ओबीसी महामंडल है, उसमें ओबीसी में सभी समाज के आते हैं, उसका कोटा ही नहीं आता ओबीसी महामंडल का, अभी लोन भी बंद है उसका। तो ओबीसी समाज सभी उसमें होके मुसलमानों में भी बहुत से है, जैसे कि जुला है, अंसारी है, मुजावर है, खादिम है, खुद्दाम है, पीरजादे, जो दरगाह से रिलेटेड ज़्यादा लोग। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे को आपका सपोर्ट मिले और ये मुतवल्ली विंग
पूरे ऑल महाराष्ट्र के लेवल के अंदर जो भी दरगाह मस्जिद पे जो भी अत्याचार अन्याय हो रहा है उनके इंसाफ के लिए हम आपके पास आए हैं और हमको आप इंसाफ दिलाएंगे ये हम मानते हैं। आज एक नियुक्त पत्र का ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से प्रोग्राम रखा गया सूबेदारी गेस्ट हाउस के अंदर, जिसमें हमारे राजा पुरकर साहब जो है तो राष्ट्रवादी शरद पवार गठ के जो है तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखा गया था। और मैं जो हमारे नूरजहाँ बाजी जो है माजी नगर सेवक, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज उन्होंने शहर अध्यक्ष बने हैं हमारे औरंगाबाद शहर के, और जो है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुतवली विंग के, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसा समझता हूँ कि आगे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के काम को वो अल्हम्दुलिल्लाह और आगे अच्छे से काम करेंगे। अब रहा सवाल कि हमारे फैसल भाई ने कहे थे कि जो वहाँ पर एक मसला हुआ कोल्हापुर के अंदर विशालगढ़ में, तो जो हमारे राजा पुरकर साहब ने जाके माशाल्लाह आवाज़ उठाए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ साहब ये जो लोगों ने हरकत की है ये तो ना ही तो हिंदू है ना तो मुसलमान है, इनका कोई समाज से लेना देना नहीं है, और ना ही तो ये कोई जात के है ना इनका कोई धर्म है। ये काम वही कर सकता है जिसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि मुसलमान कभी मस्जिद मंदिर के बारे में, कभी मंदिर तोड़ने मुसलमान कभी नहीं जाएगा, और कोई सच्चा हिंदू है हमारा भाई तो वो कभी मस्जिद तोड़ने नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है तो एक शैतान भरे हुआ है, और ये शैतान किस्म के लोग हैं। बस मैं अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। और हमारे राजा पुरकर साहब, उनके साथ पूरी टीम आई हुई है, आसिफ भाई है वगैरह, और जो भी है पूरे नाम तो मैं नहीं ले सकता हूँ, जो भी है सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्डच्या मुतवल्ली विंगमध्ये आज या पत्रकार परिषद बोलण्यासाठी आमंत्रित केलं। खरं तर माझे सहकारी फैजलभाई आणि आमचे संबंध गेल्या काही एक महिन्यापासूनचे वर्षापासूनचे आहेत। ज्या ज्या वेळेला अशा प्रकारचे सामाजिक कार्यक्रम असतात, ज्या ज्या वेळेला या ठिकाणी औरंगाबाद असेल किंवा इथून कुठेही असेल, ज्या ज्या वेळेला कार्यक्रम असतात त्या वेळेला त्या कार्यक्रमाला मी आवर्जून उपस्थित राहतो, वेळ काढून येतो। आजही औरंगाबादमध्ये माझ्या ओबीसी सेलचा महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा विभागाचा मेळावा होता, आढावा बैठक होती। त्यात करून अशा वेळेला त्यांनी मला एक कार्यक्रम सांगितला होता की या ठिकाणी आमच्याकडे कार्यक्रम आहे, आपण यायला पाहिजे। खरं पाहिलं तर या देशामधला मुस्लिम हा तितकाच या देशाचा आहे जेवढा या देशामधला हिंदू एकत्र आहे। हिंदू असेल मुसलमान असेल, हे दोन्ही जर तुम्ही मानवतावादीच्या एका अँगलने जर पाहिलं तर ही सगळी माणसं आहेत, आणि माणसाला माणसाप्रमाणे ठेवणं, माणसाप्रमाणे वागवणं ही आपली संस्कृती आहे। कुठेतरी गेल्या काही दिवसापासून काही अशा घटना घडत आहेत ज्या माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना आहेत। आताच काही दिवसापूर्वी घटना घडली ज्याच्यामध्ये विशालगडावरती गजापूर नावाच्या एका गावामध्ये काही लोकांनी, काही समाजकंटकांनी त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं कृत्य केलं जे निषेधार्थ आहे। मला हे कळलं, मी फैजलभाईंनी मला फोन केला होता, आसिफ खलिफे माझे सहकारी त्यांनी मला फोन केला होता, अनेक लोकांनी त्या सांगितलं। मी आणि राज्याचे माजी मंत्री आदरणीय जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी भूमिका घेतली आणि ठरवलं की आपण तिथे गेलं पाहिजे, आपण त्या लोकांना भेटलं पाहिजे। या माध्यमातून मी स्वतः त्या ठिकाणी विशालगडावरती गेलो होतो, गजापूर गावाकडे गेलो। 144 सेक्शन होतं, कलम लागलं होतं। 124 कलममध्ये जर त्या ठिकाणी मी जर गेलो तर माझ्यावरती त्या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, मला त्या ठिकाणी जेलमध्ये टाकलं जाऊ शकतं। पण असं असताना देखील माझी काही माणसं त्या गजापूर गावामध्ये आहेत, त्या माणसावरती अत्याचार झालेले आहेत, अन्याय झालेले आहेत, आणि त्या लोकांना माझ्या या देशाकडनं, माझ्या समाजाकडनं, माझ्या पक्षाकडनं अपेक्षा आहे, या महाराष्ट्राकडनं अपेक्षा आहे की त्यांना सुरक्षितता मिळावी करून। अशा परिस्थितीमध्ये ही लोकं त्या ठिकाणी कुठल्या परिस्थितीत आहेत, त्या ठिकाणी त्यांना सुरक्षितता आहे की नाही आहे, त्यांना जेवायला अन्न आहे की नाही आहे, त्यांना कपडे वस्तू आहेत की नाही आहेत, आणि ज्या पद्धतीने जे काही गोष्टी घडल्या होत्या त्या गोष्टी वास्तविकपणे समजून घेण्यासाठी त्या ठिकाणी मी गेलो। आणि या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्यावरती एक मात्र कळतं की छत्रपती शिवरायांचा वारसा हा अशा प्रकारचा नाही आहे। शेतकऱ्याच्या शेताच्या देठाला आणि एका महिलेच्या केसाला कधी पदराला हात लागेल अशा प्रकारची मानसिकता किंवा संस्कृती छत्रपती शिवरायांनी आम्हा महाराष्ट्रामध्ये दिली नव्हती। त्यामुळे ह्या ज्या लोकांनी छत्रपती शिवरायांच्या नावावरती हा जो उद्रेक केलेला आहे हा निंदनीय आहे, निषेध करण्यासारखा आहे। आमच्या पक्षाने स्पष्ट म्हटलेलं आहे की ही जी कोणी लोकं होती या लोकांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि अटक करण्यात यावं। इतकंच नाही, त्यांच्यावरती सक्त अशा प्रकारची त्या ठिकाणी शिक्षा ठोठावण्यात यावी। महाराष्ट्रामध्ये सर्वांनी एकत्र राहिलं पाहिजे, गुण्या गोविंदाने राहिलं पाहिजे। ज्या प्रकारचं ज्या ठिकाणी अतिक्रमण असेल ते अतिक्रमण सरकारच्या ज्या ज्या काही फ्रेम्समध्ये असतील, ज्या ज्याप्रमाणे त्या ठिकाणी लिगलच्यामध्ये ॲब्सेंटमध्ये असतील त्या ठिकाणी त्या गोष्टी काढल्या घ्याव्या। पण अतिक्रमणाच्या नावाखाली जर एखाद्या ठिकाणी समाजाचा छळ होत असेल, एखाद्या घटकाचा छळ होत असेल, तेही आम्हाला मान्य नाही। मला असं वाटतं की या गेल्या निवडणुकामध्ये लोकसभेच्या फैजलभाई, मला असं वाटतं की ज्या ठिकाणी
मायनॉरिटीने, अल्पसंख्याक समाजाने ज्या पद्धतीने इंडिया आघाडीला मतदान केलेलं आहे, इंडियाच्या सोबत राहिलेली आहे, लोकशाही वाचवण्यासाठी, संविधान वाचवण्यासाठी ज्या पद्धतीने त्यांनी ताकद दिलेली आहे, मला असं वाटतं की आता कुठेतरी हा भारतीय जनता पार्टी असेल किंवा ही मनुवादी सरकार असेल, हे कुठेतरी बिथरलेलं आहे आणि कुठेतरी घाबरून वितरून अशा प्रकारचं कृत्य याच्याकडनं होतं आहे. महाराष्ट्र कदापि सहन करणार नाही. देशाची निवडणूक असेल किंवा राज्याची असेल, महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी आम्ही असेल त्या तुम्हाला आम्ही जागेवर दाखवून देऊ. मात्र एवढंच नाही, एक मात्र सांगेन की ज्या वेळेला माझा मुस्लिम बांधवाला ज्या वेळेला तो असुरक्षित वाटेल, त्याची बहीण असेल माझी असुरक्षित असेल, त्या वेळेला हा हिंदू बांधव त्यासाठी धावून जाईल, हे मत तुम्हाला. जी क्या कहेंगे, आज आपको ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का महिला अध्यक्ष बनाया गया है, इस बार? आज मुझे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष मुतवल्ली फैसल साहब ने मुझे शहर की जो है तो महिला अध्यक्ष पद की नियुक्ति दिए हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरे साथ जो मेरी दोस्ती यहाँ पर बैठे हैं मैडम राष्ट्रवादी की तरफ से, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ और बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्सिबल मिला. तो मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज हम सब जितनी पार्टियां हैं और जितने भी लोग हैं, सियासी पार्टियां, सबको एक जगह आकर काम करना चाहिए. हिंदू मुस्लिम तफरीक़ा ये हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितनी हिंदू मुस्लिम नफ़रतें आपस में बढ़ रही है, मज़लूम लोगों पर नाइंसाफ़ी और जुल्म बढ़ता जा रहा है. जब तक हम सब मिलकर इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये काम बहुत मुश्किल है. तो मैं समझती हूँ कि सब समाज ने साथ आना और सब ने साथ मिलकर काम करना. आज मुझे उलमा बोर्ड की तरफ से जो अध्यक्ष बनाया गया है, मैं तमाम उलमा का और मुतवल्ली दरगाहों का और विंग का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि, और मैं इनसे ये अपील करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज जो कौम में नाइंसाफ़ी हो रही, जुल्म हो रहा, पहले तो मैं विशालगढ़ की जो मस्जिद, जो दरगाह पर जो हमला हुआ, मैं उसकी निंदा करना चाहती हूँ. वहाँ पर जो घर उद्ध्वस्त हुए, लोगों को मारा गया, मैं उसकी निंदा करना चाहती हूँ. हम उलमा बोर्ड से और तमाम मुतवल्ली विंग से ये गुजारिश करते हैं कि वो आए और हमारे साथ काम करे. आज मुस्लिम तबके में ये तो नाइंसाफ़ी और ये ज़्यादती जो है, तो ये आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारी दरगाहों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे पवित्र कुरान के जलाया जा रहा है, मस्जिदों को उनकी बेहुरमती की जा रही है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है. तो इस पर हम कब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे. और जिसकी मॉब लिंचिंग होती है, एक औरंगज़ेब नाम का लड़का है, मध्य प्रदेश या सहारनपुर का है, उन पे मॉब लिंचिंग हुई, दाढ़ी और टोपी देखकर मॉब लिंचिंग होती है, और फिर उन्हीं के घर के अफराद पर FIR दर्ज होती है. तो ये कब तक ऐसा चलते रहेंगे और हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे. तो इस पर मेरे को एक शेर याद आया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा. हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम होगा. हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, कुएँ यानी पानी के झरने, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा. अगर यही ज़हनियत रही तो, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर यही ज़हनियत रही तो गवर्नमेंट की, हुकूमत की, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना अब्दुल हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा. तो हमें ये सबको एक साथ लेकर, सब समाज को एक साथ लेकर हमें काम करना होगा. जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, जिसके साथ जुल्म हो रहा, हमको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, जो भी हो, हम सब समाज को मिलकर, समाज कोई ज़ात भेदभाव नहीं रखता, हर समाज में शांति की और इंसानियत की भावना व्यक्त होती है. कोई समाज एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है. लेकिन आज जो सत्ताधारी लोग हैं, वो समाज में दुश्मनी फैला रहे हैं, समाज को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं. तो ये हम कब आवाज़ उठाएंगे. आज मुस्लिम कौम जो है तो ड्रग्स, गांजा, शराब और बटन, नहीं मालूम क्या क्या हमारी मुस्लिम कौम, मुस्लिम नस्लें, नौजवान बच्चे इसमें मुब्तला हो गए हैं. ये हम कब आवाज़ उठाएंगे, क्यों खामोश है हम. हमारा औरंगाबाद से एक खासदार माननीय इज़्ज़त माब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब आए थे, तो उन्होंने कॉलेज की इब्तिदा रखी, फिर उसके बाद जैकवाड़ी डैम की इब्तिदा रखी, फिर सिड़को लाए. तो ये ऐसे आजकल जो है तो हम आमदार खासदार सिर्फ चुनकर देते हैं, जो कौम की आवाज़ नहीं उठाता. कौम में क्या खराबियाँ हो गई, ये समाज में क्या खराबियाँ हो गई, इसके ख़िलाफ़ कोई बोलता ही नहीं. सिर्फ
भड़काऊ भाषण कर देते हैं। और हमारे कौम को भी ये आदत हो गई, समाज को भी ये आदत हो गई कि जैसे पेट भरने के लिए 2 रोटी लगती है, वैसे जब तक भड़काऊ भाषण नहीं सुन लेंगे, जब तक उनके दिलों को करार नहीं आता, उनके कानों को, उनके दिल को, उनकी वो पिकअप नहीं होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है भड़काऊ भाषण, जब तक नहीं सुन लेंगे उनको इत्मीनान बख्श कोई फ़ैसला नहीं ले सकते वो। तो ये भड़काऊ भाषण कब तक चलते रहेंगे? एक प्लेटफार्म पर आकर समाज में जो खराबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको मिटाने की पहल करना चाहिए। इतना कहकर और आप तमाम मीडिया का मैं शुक्र अदा करती हूँ, हमारे फैसल भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को ये पोस्ट से नवाजा है, और मेरी बहन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे प्रोग्राम को आकर यहाँ कामयाबी अता की। आप तमाम मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सवाल है आपसे जी। हमारे मीडिया की मदद से देखा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा इच्छुक है आप, तो क्या ये माना जाए कि आपने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड पर पद लिया है जी, राजनीति सक्रिय हुई, कि आप आमदार लड़ने के नियत से सोच विचार के साथ इस पर प्रवेश किया है कि लड़ने वाले हैं कि बस चल रहा है मामला इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल लड़ूंगी, और समाज में जो बुराइयां हैं और जो अत्याचार हो रहा, जो नाइंसाफ़ी हो रही, मैं उसके ख़िलाफ़ पहल करूंगी और बराबर MLA का इलेक्शन लड़ूंगी। और मैं चाहती हूं कि तमाम मुस्लिम कौम मेरा साथ दे, समाज मेरा साथ दे, आज के नौजवान तबका मेरा साथ दे, क्योंकि मैंने ये पहल करी है सबसे पहले। तो मैं चाहती हूं कि तमाम को मेरा साथ होना चाहिए और मैं सबका विकास करना चाहूँगी। मॅडम काय सांगणार आज आपण औरंगाबादमध्ये आलेलो कार्यक्रम भरलेला आहे, काय सांगणार? प्रथमतः बेगम नूरजहाँ ज्या आहेत त्यांची आता उलमा बोर्डच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे, आणि त्यांचे स्टेटमेंट्स मी ऐकले की ते विकासाच्या मुद्द्यावरती आमदारकीसाठी सुद्धा इच्छुक आहेत. तर मला फार आनंद झाला की कुठेतरी महिला आणि माझा एक चांगली महिला पुढे आली आहे, त्याबद्दल माझ्या शुभेच्छा राहतील त्यांना. राष्ट्रवादीकडून यांना काय तिकीट देण्याची काय? नाही, त्या गोष्टी तर अजून काही मी डिक्लेअर नाही सांगू शकत. महिलांना रोजगारासाठी काय करणार आपण, काय पाऊल उचलणार? महिलांच्या रोजगारासाठी बऱ्याच काही योजना आहेत, त्या पक्षश्रेष्ठी आणि निवडणुकीनंतर बऱ्याच काही गोष्टी पक्ष डिक्लेअर करेल. आणि वैयक्तिक जर माझं म्हणणं आहे की महिला रोजगार, युवक रोजगार आणि आपला आर्थिक विकास या मुद्द्यांवरती जर आपण ह्या विधानसभेकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर नक्कीच NCPकडून लोकांना न्याय मिळेल. मुख्यमंत्री साहेबांनी 1500 रुपये दर महिना महिलांना देण्याची घोषित केलेली आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगतो? मला असं वाटतं 1500 रुपये दर महिन्याला देण्यापेक्षा जर त्यांनी महागाई, आर्थिक सुबत्ता किंवा रोजगार, आरोग्याच्या सुविधा आणि जे आता महाराष्ट्राचं गचाळ राजकारण चाललं आहे की त्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये आज आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये आज आदरणीय शरद पवारांच्या सेक्युलरिझम विचार तत्वाला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत. धर्माचे युद्ध, जातीयवाद आणि कुठेतरी देश हा आर्थिक विकासाकडे नेण्यापेक्षा देशाच्या जनतेला कुठेतरी धर्म, जात या गोष्टींमध्ये अडकून कुठेतरी भ्रमित करण्याचा प्रयत्न हा सत्ताधारी पक्षाचा चाललेला आहे. तर त्या गोष्टीचा मी जाहीररित्या निषेध करते. आणि 1500 रुपये महिना देण्यापेक्षा माझी महिला जर सक्षम झाली, तिच्या पायावर जर ती उभा राहिली तर नक्कीच माझी महिला ताठ महिन्याने जगू शकेल, कुटुंब सांभाळू शकेल आणि 50% आरक्षणाचा जर विषय आहे तर देशही चांगला सांभाळू शकेल. माझं नाव विद्या गाडेकर, मी शरदचंद्रजी पवार गटाकडून NCP इंडियाकडून मी प्रदेश सचिव आहे महाराष्ट्र राज्य. मैडम एक सवाल यस. देखिए, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए तेजस्वी कार्यक्रम एक घोषित किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है. आप एक महिला और हर पार्टी ये आवाज़ लगा रही है, महिलाओं को इंसाफ दीजिए, महिलाओं के साथ न्याय कर. एक महिला आपके बाजू बैठी है, कैसा लगता है कि ऐतिहासिक शहर में आने के बाद एक महिला एक सक्षम है कि वो आगे भिड़े चुनाव लढे? क्या कहेंगे? मला तर खूप आनंद होईल. माझ्या माता भगिनी, माझ्या मुली, माझ्या महिला जेव्हा घरात ज्यांना शक्य आहे बाहेर पडणं, त्यांनी नक्कीच बाहेर पडून त्यांचं टॅलेंट, त्यांचं कार्य दाखवावं समाजासाठी, कुटुंबासाठी आणि कुठेतरी देशासाठी. ही सक्रियता, कुठेतरी ही समाज व्यवस्था बॅलन्स होईल. जर महिला बाहेर आली किंवा घरातून जरी तिने रोजगार उपलब्ध केला तर त्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावतो, विचारसरणी उंचावते. जशी महिला शिकली की ते घर शिक्षित करते, 7 पिढ्यांचा उद्धार करते.
त्या पद्धतीने महिला बाहेर आली पाहिजे, महिला राजकारणातही आली पाहिजे, ती सत्तेत आली पाहिजे आणि तिने पदावरती राहून महिलांना लोकांना न्याय दिला पाहिजे. मैडम एक सवाल है, उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, आप भी हिंदुत्व से समाज से आती हैं, येस, क्या अंतर मानती हैं आप? एक तरफ का वो बीजेपी का हिंदुत्व और उद्धव ठाकरेचा का हिंदुत्व. लक्षात घ्या, बी जे पीचा हिंदुत्व मुद्दा हा हिंदुत्व जे कल्चर आहे, जी संस्कृती आहे, जे आमच्या धर्मामध्ये शिकवतात की सर्व मानव जातीवरती पशुपक्ष्यांवरती तुम्ही प्रेम करा. मानवता हा आपला धर्म आहे. सर्वांप्रती प्रेम, आदर आणि सगळ्यांचा रिस्पेक्ट करणं हे आपला धर्म शिकवतात, संत शिकवतात आणि आपले ग्रंथ शिकवतात. मात्र आत्ता सध्या जे बी जे पीचं हिंदुत्व चाललेलं आहे ते फक्त तरुण पिढीला कुठेतरी हिंदुत्वाच्या नावावरती काहीतरी वेगळ्या गोष्टी अपभ्रंश समाजाला करून घेणे, कुठेतरी त्रस्त करणे, कुठेतरी विचारांचे युद्ध तयार करणे आणि समाजाला एकमेकांमध्ये भांडणं करणे, एवढंच त्यांचा म्हणजे प्रोपोगंडा दिसतोय आणि एवढंच त्यांचं धोरण दिसतंय. विकासाच्या मुद्द्यांवरती ते बोलायला तयार नाही. मैडम मेरा एक आखिरी प्रश्न है, शिवाजी महाराज के अगर कार्यकाल को देखें, इतिहास को अगर देखें तो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि शिवाजी महाराज के मतलब पार्लियामेंट में कह सकते हैं उनके दौर की 30-35% मुस्लिम आरक्षण बढ़े. आरक्षण 100 रुपये, सिपाही सालार मुसलमान, खजांची मुसलमान, तोपची मुसलमान, बहुत से लोग जो मदारी मेहतर मुसलमान. आज के नए स्वरूप में, नए भारत के स्वरूप में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में ऐसा क्यों देखने में नहीं आता है कि 30-25% मुसलमान भी जो है आपके साथ चले? ऐसा क्यों देखने? एक लक्षात घ्या, ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. तुम्ही जसं म्हणता 30-35% महाराजांच्या दरबारामध्ये त्यांचे अंगरक्षक होते, त्यांचं मेन सैन्य होतं, लोक होती, व्यवस्था होती. तर माझी ही विनंती समाजाला पण आहे की मुस्लिम समाजानेही या गोष्टींमध्ये पुढे यावं. आज ज्या गोष्टी होतात, एक विचार करा, अन्याय करणाऱ्यांपेक्षा आपलं स्पष्ट मत आपण जेव्हा समोरच्याला सांगतो, आज ह्या महिला पुढे आल्या, अशा अनेक महिला जर पुढे आल्या तर औरंगाबादमध्ये आपल्याला शहरामध्ये चांगले कार्य करता येतील. अशा अनेक लोकांनी पुढे यावं. ज्यांना कार्य करण्याची इच्छा आहे त्यांना संधी 100% प्राप्त होईल.